Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too, students. So, students, हमने हमारे previous video में we have learned in our previous video. We have learned in our previous video. First, we have took the topic that is Raja Ram Mohan Roy. Then after we have learned something about Swami Dayanand Saraswati. These two topic we have completed in our previous video. Now today we will something learn about Ramakrishna Paramhans. Okay. So Ramakrishna Paramhans was the torchbearer of the Indian culture. He was also a reformer and a saint who had sought the truth through all the religions. He was born in a Kamarpukur village of Hooghly district in Bengal. He took interest in the religious activities from his childhood. He became a priest in the Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. Many people were attracted towards him due to his preaching on purity. Of chapter and deep knowledge, he tried to attain a God in various forms. Many religious reforms like Keshav Chandran Sen, Dayanand Saraswati, and others had obtained a guidance from him. Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of the preaching of Ramakrishna Paramhans. So, आज हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि कब उनका बोर्न हुआ था, उन्होंने क्या क्या चेंजेस करवाए, उनकी डेथ कब हुई, ये सब। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो पहले तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर एंड सेंट ही सॉट द ट्रूथ ऑल द रिलीजन्स। पहले तो वो हुगली डिस्ट्रिक्ट से बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जो है रामकृष्ण परमहंस के बारे में अगर हम जाने तो वो चीज़ ये है कि वो जो है वो ऑलवेज उन्होंने जो पाथ दिखाया वो ट्रुथ के बेस पे दिखाया। राइट, कोई भी चीज़ हो, किसी में भी हमें मतलब कुछ भी करना हो ना तो वी शुड स्पीक ओनली ट्रुथ। ट्रुथ की राह पे, सच की राह पे उन्होंने हमें पहले तो चलना सिखाया। ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर एंड सेंट हु हैड सॉट द ट्रूथ ऑल द रिलीजन्स। सिर्फ खुद के ही रिलीजन के बारे में ही पढ़ाना, प्रिच करना नहीं, जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें सत्य की राह दिखाना वो किसने करवाया? रामकृष्ण परमहंस ने। एक संत की तरह वो माने जाते थे और उनकी पद्धति, उनका पद जो था वो बाकी रिफॉर्मर्स हैं जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती लो या राजा राम मोहन रोय लो या स्वामी विवेकानंद लो, उनकी पद से हाई थे, बहुत ही ऊपर की, मतलब जो आती है ना लेवल, उनका स्टैंड, उनकी डिग्निटी वहाँ पे खड़ी रहे क्योंकि उनमें इतनी प्योरिटी थी और वो एक संत के नाम से भी जाने जाते थे बिकॉज, और उनको माना भी जाता था क्योंकि उनमें इतनी मतलब जो सच की राह पे चलने का और जो प्रिच करने का, जो लोगों को एक्सप्लेन करने का, क्या सही है क्या गलत है लाइफ में, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट वॉज ओनली डू द रामकृष्ण परमहंस। और उनकी वजह से ही काफ़ी उनके अंडर में जो लोग आए उनकी पूरी की पूरी लाइफ जीने की जो दिशा होती है ना वो पूरी क्या हो गई? चेंज हो गई। Now he became a priest in Kali temple of Dakshineshwar near Calcutta. Many people were attracted towards him due to his preaching on purity. देखो इसमें लिखा ही है कि काफ़ी लोग उससे क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए ड्यू टू हिज प्रीचिंग ऑन प्योरिटी। मतलब आपको जैसे पता ही होगा कि काफ़ी संत वगैरह जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें पहले तो बोलने का कम होता है, जितना वो कम बोलते हैं उतनी ही क्या होती है, हमारी ज्ञान की जो एनर्जी होती है ना वो क्या हो जाती है? स्टोर होती जाती है। देखो हम भी बोलते हैं ना कि कभी अगर अपने क्लास में देखा हो या पढ़ाई के टाइम पे या जो कभी भी कुछ हो तो बोलते हैं ना कम बोलो।
जितना बोलो यूटिलाइज वाला बोलो, फालतू की बातें मत किया करो ऐसे। तो ये भी एक चीज़ है कि हमेशा जो जो हाई मतलब होते हैं ना कि भाई उनकी जो अवस्था होती है ना संत की बहुत अच्छी तरह से बहुत आगे होती है ना, तो वो लोग बोलते कम है, बट जो वो पढ़ाते हैं, जो वो ज्ञान देते हैं ना लोगों को, उसमें हर एक बात में सीखने का होता है। वो हमेशा ऐसी बातें करती है जिससे सिर्फ हमें ज्ञान मिलता है, सिर्फ ज्ञान मिलता है। कभी कभार ऐसे लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, बट उनको हमसे ज़्यादा फ्यूचर का पता होता है, लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं। तो वो हमेशा उस लेवल तक पढ़ाते हैं जिस लेवल को हमें ज्ञान नहीं होता है बट उनको ज्ञान होता है। तो रामकृष्ण परमहंस जो है ना, उनको जो वो जो है वो बिकम अ प्रिस्ट, एक संत होते हैं ना उसकी तरह ही बन गए। और वो ऐसे ही ज्ञान करते थे सच की राह पे चलाने का, जो लाइफ में है उसे एक्सेप्ट करके आगे चढ़ो। और लाइफ का पार्ट होता है, लाइक ऐसे बोलते हैं ना दुख या सुख, दिस बोथ आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो वो किस तरह से एक्सेप्ट करने का, आगे बढ़ने का, वो सब कौन कर सिखाते हैं, रामकृष्ण परमहंस। तो उनकी प्योरिटी, उनकी ये ज्ञान के लिए लोग क्या होते थे, उनके अट्रैक्ट होते थे टूवर्ड्स हिम। On character and deep knowledge, he tried to attain a God in various form. Many religious reformers like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and other had obtained a guidance from him. जो मतलब देखो दयानंद सरस्वती लो, केशव चंद्र सेन लो, ऐसे जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने स्वामी क्या स्वामी रामकृष्ण परमहंस के क्या लिए है, गाइडनेस ली है। वो उनके अंदर रहे हैं और उन्होंने भी उनसे कुछ ना कुछ क्या सीखा है। मैंने क्या बोला पहले कि जो संत की अवस्था में आ जाते हैं ना, उनसे हमें कहीं ना कहीं ज्ञान ही मिलता रहता है। वो बोलते कम है पर जो भी बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, उससे क्या हमें मिलता है, ज्ञान मिलता रहता है, नॉलेज मिलती रहती है। तो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स की बात करें तो दयानंद सरस्वती है, केशव चंद्र सेन है, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी क्या किया है, उनसे क्या किया, गाइडेंस ली है। Those influenced by the Western culture redeveloped the faith, culture and religions of India and preaching the Ramakrishna परमहंस। जिन्होंने बाहर का कल्चर देखा था, वेस्टर्न कल्चर, और जिन्होंने अपना लिया था, या ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टफुली उनसे अपनाया था, तो उन्होंने क्या किया रामकृष्ण परमहंस ने कि भाई रीडेवलप करवाया उनका फेथ उनके कल्चर में, कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, और हम किससे बिलोंग करते हैं, और हमें किस में विश्वास होना चाहिए। जिनको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि सोशल लाइफ जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे उसमें भी बहुत ही इन्वॉल्व होने लगते थे। वो क्या करते थे कि भाई अब कंपलसरी हमारा ही धर्म अपनाओ, हम जो फॉलो करते हैं उसे ही फॉलो करो, ये सब करते थे। तो जिनको कंपलसरी अपनाया था और जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर अपनी खुशी से अपनाया था, तो उनके मन में रीडेवलप किया फेथ अपने कल्चर के बारे में, और उनके बारे में उन्होंने क्या किया, उनको ज्ञान दिया। ठीक है। सो ये किसके बारे में था, रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो वो कौन थे, वो एक संत थे, उनकी अवस्था एक संत की तरह हो गई थी, और उनके अंडर में काफ़ी बड़े बड़े रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने भी क्या किया कि गाइडेंस ली थी, और उन्होंने कल्चर जो है अपना, जिन्होंने अपना लिया था बाहर का, उनको रीडेवलप करके खुद के कल्चर में ही उनको प्रीच किया, समझाया। एंड बिकॉज ऑफ प्रीचिंग द रामकृष्ण परमहंस, उनको जो है विश्वास दिलाने वाला कौन पर्सन था, एक ही पर्सन था, वो थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। राइट नाउ स्वामी विवेकानंद, a Bengali graduate named Narendranath Dutt, 1863 to 1902, came into a contact with Ramakrishna Paramhans, who reciprocated, reciprocated his quest for knowledge. Narendranath became a disciple of Ramakrishna and became an ascetic, later acquiring the name Swami Vivekanand. He did an
intensive study of the Indian and the Western philosophy. Swami Vivekananda advised people to serve the poor and look for good in needy people. He embodied pride for our rich culture, heritage, and faith in our bright future in the Indian youngster. He attended the Parliament of the Religions in Chicago in the United States in the year 1893 CE. With his influential speech, he provided understanding about the Indian philosophy and culture. He propagated the Indian culture by touring various countries like United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. He was an ardent supporter of the Indian culture and devout nationalist. He gave the legendary slogan to the Indians, "Arise, awake, and stop not till the goal is achieved." Swami Vivekananda established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE in the name of his Guru. It has the headquarters at Belur. The mission adopted the ideals of service to mankind through various work. The mission followed the slogan "Service to man is service to God" by gaining motivation from the life of Ramakrishna Paramhans. This mission opened schools across the nation for imparting education. Hospitals were run by the mission to help the people in need. Even today, the branches of mission are functional in India and abroad. Now, स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के भी गुरु माने जाए तो कौन है? रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने उनसे ही क्या ली? पूरी की पूरी गाइड ली और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो किसके अंडर गाइड होके निकले? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंडर से। उन्होंने उनको भी क्या दिया था? गाइडेंस दी थी और राह पे चलने की वो दिखाया था कि भाई सही क्या है, किस पे चलना चाहिए, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़े, स्वामी विवेकानंद का तो आपने नाम सुना ही होगा। ही वॉज ऑल्सो अ बिग रिफॉर्मर, पर उन्होंने भी किससे शिक्षा ली थी? तो श्री रामकृष्ण परमहंस से। अभी देखो, अ बंगाली ग्रेजुएट नेम नरेंद्रनाथ दत्त केम इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद साम रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनका नाम पहले क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ईयर कौन सा? 1863 एंड 1902। कहाँ से बिलोंग करते थे? बंगाली। ठीक है, तो बंगाली ग्रेजुएट हुए। देन आफ्टर उन्होंने किससे नॉलेज ली? तो रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र बिकम अ डिसाइपल of Ramakrishna and become a ascending later acquiring the name स्वामी विवेकानंद। उन्होंने भी क्या लिया? संन्यास लिया। एंड उसके बाद उनका नाम क्या, किस नाम से वो जाने जाते थे? स्वामी विवेकानंद के नाम से वो जाने जाते थे। He did an intensive study in the Indian and Western philosophy. उन्होंने इंडियन इवन दो वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में भी स्टडी की थी। what is their main goal? There is a main goal is what? That serve the poor and look for God in needy people. उनके बारे में क्या था एडवाइस? वो क्या बोलते थे कि हमें पुअर लोग जो हैं, जो पूरा बिलोंग करते हैं, उनकी क्या करनी चाहिए? हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। वी शुड हेल्प देम। इवन दो देखो, नॉर्मली भी कोई बात होती है या तो फिर ऐसे देखो, ये कोरोना के टाइम पे बहुत ही मतलब जो रेगुलर लोग जो थे, जो रोज़ का कमाते थे, रोज़ का खाते थे, उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो इवन दो काफ़ी ऐसे लोग जो थे जिन्होंने तब के टाइम पे भी क्या किया, पुअर पीपल जो हैं उनकी क्या की, उन्होंने हेल्प की और उनको डेली का खाने का पीने का दे के आते थे। तो स्वामी विवेकानंद के हिसाब से भी यही था कि हमें जो है ना वो पुअर पीपल की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम पुअर पीपल की हेल्प करेंगे, जिसको नीड है, ऐसे नहीं कि बस पुअर है पर नीड नहीं है तो दे दिया, नहीं, जो नीडी पर्सन है उसको अगर हम हेल्प भी करेंगे तो क्या होगा कि उसी में ही भगवान बसता है। गॉड अपने आप अपनी
हेल्प करते हैं। तो उनके हिसाब से ऐसे था कि हमें क्या करना चाहिए, सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल। और उसमें ही हमें देखना चाहिए जो नीडी पीपल है, जिसमें उनको ज़रूरत है, उसी में ही क्या है, भगवान बसता है। राइट। He imbibed a pride for our rich culture, heritage, and faith in a bright future in the Indian youngster. He attended the Parliament of Religions in Chicago in the United States in the year 1893। अब जो यंगस्टर थे ना, उनको बार बार वो क्या करते थे कि अपने कल्चर के बारे में एक्सप्लेन करते थे। राइट। उनके बारे में एक्सप्लेन करते थे, उनको समझाते थे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर आवर कल्चर्स। क्योंकि देखो, काफ़ी यंगस्टर हो, किसी के घर पे बाहर आउटसाइड पढ़ने का मिल गया हो तो बाहर चले जाते थे, तो उनको अपने इंडियन कल्चर के बारे में पता नहीं होता था कि इंडियन कल्चर कैसा है, किस हिसाब से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, किस हिसाब से वो ब्रिटिशर्स का जो अपने ऊपर जो दबाव है वो फॉलो कर रहे हैं। तो वो बाहर भी इंडियंस जो यंगस्टर्स थे ना, उनको क्या करते थे, उनको कहीं ना कहीं राह दिखाते थे, अपने कल्चर के बारे में बताते थे और उनको अपना कल्चर फॉलो करने की एडवाइस देते थे। इवन उन्होंने शिकागो में कल्चर रिलीजन्स जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे अटेंड भी की थी। कौन से ईयर में, 1893। विथ हिज इन्फ्लुएंशियल स्पीच ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर। उसकी स्पीच के बारे में उसको बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि वो सम्मानित किया गया। और स्वामी विवेकानंद की स्पीच सीरियसली अगर आप उनकी बुक्स पढ़ोगे ना, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते थे। वो हमेशा यही बोलते थे, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। हमें बोलने का जब मौका मिले या कुछ किसी को हम बोल रहे हैं, उससे पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए कि हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, किसी को हम बुरा तो नहीं बोल देंगे। तो वो हमेशा बोलते थे कि हमेशा आप बोलो ना, उससे पहले 2 बार सोचा करो, और सोचने से पहले भी उसके बारे में थोड़ा सा डीप ज्ञान ले लिया करो कि जिस पर्सन को हम कुछ बोलने जा रहे हैं कि वो पर्सन कैसा है, उसको हर्ट तो नहीं होगा, उसको हम गलत तो नहीं साबित कर देंगे। अगर आपका इंटेंशन भी ऐसा ना हो ना, तो भी हमसे बोला जाए ना, तो भी हमें क्या करना चाहिए, 1000 बार, हम बोलते हैं ना 1000 बार सोचा करो, बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो क्या बोलते हो। तो हमें थिंक ट्वाइस, 2 बार सोच के ही बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और यही जो ज्ञान, यही जो नॉलेज जो है, वो हमेशा वो अपने यंगस्टर्स को भी देते थे। इसीलिए उनकी स्पीच के बारे में उनको काफ़ी प्रोवोक किया गया, सम्मानित किया गया। देन countries like Indian culture by touring various countries like United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. And he was an ardent supporter of the Indian culture and developed the nationalist। फिर दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि इजिप्ट, यूरोप, चाइना, जापान, जितनी भी है, वहाँ पे उन्होंने यही स्पीच दी और क्या बन गए, वो सपोर्टर बन गए इंडियन कल्चर एंड डेवलप। और उन्होंने क्या किया, अपने नेशनलिस्ट जो है उसको क्या किया, डेवलप्ड किया। सोचो, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करते थे ना, उस टाइम पे वो एक परफेक्ट फिलोसोफर या स्पीकर भी बोल सकते हैं, बन गए। और उन्होंने खुद के कल्चर के बारे में दूसरी कंट्रीज़ में स्पीच भी दी और उनको वहाँ पे सम्मानित भी किया गया। सो हमेशा लाइफ में ऐसा करना चाहिए अपनों को जो रिमेंबर रहे, अचीव ऐसा गोल करो जो याद रहे, और खुद के खुद के साथ तो अच्छा हो ही रहा हो, पर दूसरे के साथ भी अच्छा हो, वो हमेशा हमें ज्ञान होना चाहिए। राइट। He gave the legendary slogan to the Indians, Arise, awake and stop not till the goal is achieved। वो हमेशा एक स्लोगन बोलते थे इंडियंस को, हमेशा जल्दी उठो, हमेशा जल्दी उठो, जब तक अपना गोल आपको हासिल ना हो ना, तब तक है ना, चुप नहीं रहो, स्टॉप नहीं रहो। लाइक देखो, किसी को जी नीट की एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है ना,
तो एक बार दो बार वो फेल हो जाते तो तीसरी बार ऐसे बोलते हैं कि चलेगा, छोड़ो ना, अभी वैसे भी है ना, एडमिशन तो मिलने नहीं वाला है, तो क्या करके करेंगे। बट क्या होता है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। लाइक किसी को आईआईटी में जाना है, तो आपको भी पता है आईआईटी में जाए या आईआईएम में जाए, तो वहाँ पे तो सिर्फ पूरे कंट्री में से, इंडिया के पूरे कंट्री में से 5,000 या 10,000 ही सीट्स खाली होती है। तो उसमें हमें एडमिशन मिलना या उसमें टिके रहना बहुत ही टफ हो जाता है। पर हमारा जब तक गोल कंप्लीट ना हो तब तक हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप रहना नहीं चाहिए। हमें कहीं ना कहीं अपने गोल को अपने आंखों के सामने रखने का और उसे पूरा करने की वो जो दगस होती है, जो इगोनिटी होती है, वो करनी चाहिए। तो उससे पहले तो उन्होंने बोला अराइज अवेक, और ये बात सही है, जितना जल्दी हम उठेंगे ना उतना ही अच्छा होता है हमारी लाइफ के लिए। गॉड ने हमें सिर्फ 24 आवर में से 8-10 घंटे 15 घंटे सोने के लिए नहीं दिए, हमारे गोल अचीव करने के लिए भी हमें दिए। तो जितना जल्दी हम उठें उतना ही जल्दी पढ़ाई करें। क्यों बोलते हैं कि है ना 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं तब याद बहुत अच्छी तरह से रहता है, ऐसे थोड़ी याद रह जाता है। उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे कॉस्मेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और तब पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है, राइट। दोपहर का टाइम लो या शाम का टाइम लो, तब क्या होता है, व्हीकल्स वगैरह की आवाज़ आते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, कोई स्कूल से आए, कोई ऑफिस से आए, दोपहर का खाना वगैरह हो। बट सुबह का टाइम जो होता है 3 बजे से लेके 4 बजे से लेके 5 तक 6 तक, इवन दो चलो 7 भी समझ ले, तब तक क्या होता है, शांति का एटमोसफियर होता है। उस टाइम पे ऑलमोस्ट एनर्जी पॉजिटिव होती है, सब सो रहे होते हैं, एंड उस टाइम पे हम क्यों बोलते हैं पढ़ाई करनी चाहिए, तो पढ़ाई होती है। तो हमेशा हमें जल्दी उठना चाहिए, और अगर अपन को अपना गोल कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, मेहनत जो होती है वो करनी चाहिए। इवन दो सीक्रेट में तो ये भी बताया है कि अगर आपको अपना गोल कंप्लीट करना है, अपना गोल अचीव करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक जगह पे जो चीज़ आपको हासिल करनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट, उसको स्टिक लगा के रख देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टडी टेबल है, अभी आपको कितने परसेंटेज चाहिए, वो फॉर एग्ज़ाम्पल लगा दो 90 चाहिए, 95 चाहिए, तो वो लिख लेना चाहिए कि आई विल अचीव दिस परसेंटेज इन माई दिस एग्जामिनेशन। तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो वो चीज़ आपको सामने दिखेगी, तो आपको फिर से माइंड में रिमाइंडर होगा, नहीं मुझे तो इतने परसेंटेज लेने हैं। इवन दो आप बेड पे सोने जाओगे तो जल्दी उठने की आदत आएगी, तो जैसे ही आँख खोलोगे या सोओगे तो आप वो स्टिक देखोगे, नहीं मुझे तो इतने परसेंटेज मुझे कैसे भी करके अचीव करने हैं, तो मुझे उतना तो जल्दी पड़ेगा। तो बार बार अगर अपने ब्रेन को हम एक ही मैसेज देते जाए ना, तो क्या होता है, वो मैसेज ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर बार बार वही चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है। तो कोई भी लाइफ में अचीव करनी हो ना चीज़ जो सही हो हमारे लिए, और आपको ऐसा लगे कि ये फ्यूचर के लिए भी सही होगी, तो वो चीज़ अगर आप सीक्रेटली भी फॉलो करो ना। अगर आपने द सीक्रेट मूवी के बारे में सुना हो या बुक पढ़ी हो, उसमें भी यही किया गया है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, जस्ट कीप दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एवरी टाइम रिमाइंड योर माइंडर दैट यू वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग्स। सो इवन दो स्वामी विवेकानंद जो है वो भी यही बोलते थे कि जो भी आपको अचीव करना है वो आपको तब तक अचीव करना है जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन भी खोला। उसमें वो क्या करते थे, वो पुअर पीपल की हेल्प करते थे। इन द नेम ऑफ हिस गुरु इट हैज़ द हेडक्वार्टर एट बेलूर, द मिशन अडॉप्टेड द आइडल्स ऑफ सर्विस to mankind through various work. Serve to a man is a serve to a God. हमें पुअर पीपल जो है उनकी क्या करते थे, उन्होंने क्या मिशन खोला, तो राम कृष्ण मिशन खोला। वहाँ पे उन्होंने यही रखा
कि अगर हम पर्सन की हेल्प करेंगे, नीडी पर्सन की हेल्प करेंगे, तो हम समझ लो कि हमने गॉड की हेल्प की है। तो उस हिसाब से उन्होंने मोटिवेशन लाइफ में बच्चों को दिया, यंगस्टर्स को दिया, और उनका जो मिशन है डे बाय डे बढ़ता गया। इवन हॉस्पिटल, स्कूल में भी फ्री जो बच्चों को पढ़ाना होता है, फ्री की सेवा देनी होती है, वो दी, और आगे उनका जो मिशन है वो बढ़ता गया। इवन आज भी उनके जो मिशन है, उनका जो ट्रस्ट है वो बहुत ही बड़ा है, और स्टिल आज भी वो हमें हेल्प मिलती है। इवन दो अगर मैं राजकोट की बात करूँ तो वहाँ पे भी एक रामकृष्ण करके आश्रम वगैरह है, और वहाँ पे भी बहुत ही पुअर पीपल की, नीडी पीपल की हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनकी हेल्प की जाती है। So, what is the goal of Ramakrishna Paramahansa? To serve the people and to serve the needy people. And he was an great legendary person. एंड उसने हमेशा यही स्लोगन दिया, दैट राइज अवेक एंड नॉट स्टॉप स्टिल द गोल इज अचीव्ड। हमेशा अपनी लाइफ में जब तक आपका गोल अचीव ना हो तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ना रिफॉर्मेशंस मूवमेंट इन द मुस्लिम कम्युनिटी। अभी ये तो इंडियन के बारे में ही पढ़ा, पर मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उसमें भी काफ़ी चेंजेस थे, रिफॉर्मर्स थे। अब इसमें पढ़ते हैं। इन द अर्ली 19th century, social and religious reforms were initiated in the Muslim community under the leadership of like Haji Sharitullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Rai Bareli in UP, that is Uttar Pradesh. They were motivated by the preaching of the religious leader Shah Waliullah of Delhi. They believed that the Britishers could establish that rule in our country, as the Islam in India was becoming a weaker and corrupted. They started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture, and also to make it purer. Many Muslims started acquiring English education due to the impact of Wahhabi movement and growing the influence of Western culture. However, due to the orthodox nature of the ulema, a large number of Muslims remained deprived of the English education, social awareness, and reforms. That is why the education of Muslim or subsequent rise of the middle class was not satisfactory. Sir Syed Ahmad Khan was born in the aristocratic family during the revolt of 1857. He was serving the East India Company as the employee and had remained loyal to the company. After the retirement 1869 CE, he went to England and was influenced by the liberal ideas of the West. He advocated the idea of acquiring the English education as a means to reform the Muslim community of its orthodox attitude and backwardness. He started a magazine, namely Tasib ul al sorry Tasib ul Akhlaq in 1870. This name is a little bit tough to pronounce, and he established the Aligarh Muslim College in 1875 CE, which is also known as Aligarh Muslim University today. He translated the books of English literature and science in Urdu language and tried to make a Muslim familiar with branches of knowledge from the West. He opposed the valley system, that is Burkha Pratha, and child marriage education, advocated education for girls and widow remarriage. चलो ये तो इतना अच्छा किया कि he opposed the valley system, that is Burkha Pratha, and child marriage, and advocated education for girls and remarriages. So now reformations movement in the Muslim community. अब ये जो हमने यहाँ तक पढ़ा वो इंडियंस के बारे में पढ़ा, इंडियंस के रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या चेंज करवाया, उन्होंने क्या नहीं चेंज कराया, उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। तो अगर हम 19th century की बात करें, social and religious reforms were
initiated in Muslim community under the leadership of people like Haji Shritullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Raebareli in UP. ठीक है, they were motivate the people by preaching the religion's leader by Shah Waliullah of Delhi. They believed that the Britisher could establish their rule in our country as Islam in India was become a weaker and corrupted. They started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture also to make the purer. फिर उन्होंने क्या किया कि उनके हिसाब से ऐसे लगा कि भाई ब्रिटिशर्स के हिसाब से अगर वो अपना पूरा का पूरा रूल स्टैब्लिश कर डालेंगे एंड द एज द इस्लाम इन इंडिया वॉज बिकमिंग वीकर, उनको ऐसे लगता था कि जो इस्लाम उनका जो धर्म है वो इंडिया में वीक होता जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ भी मूवमेंट स्टार्ट कर डाला और उन्होंने क्या किया, इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर को बहुत ही प्योर उनके कल्चर के बारे में उन्होंने क्या ज्ञान देने लगे। जैसे कि हमने आगे रिफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा, उसमें अपने अपने कल्चर्स के बारे में बताया गया। तो उनके हिसाब से ऐसे था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में रहेंगे और हमारा जो इंडिया के लोग जो है वो उनका जो धर्म के हिसाब से उनकी जो है फेथनेस जो कल्चर के बारे में वो रहते हैं वो वीक होता जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ भी मूवमेंट स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने अपने धर्म के बारे में ही प्रचार किया, उनके बारे में ही उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि कितना उन प्योर है ये है। देखो एक बात है, रिलीजन कोई भी हो, सब रिलीजन सही होते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारा धर्म है, हम वो हमारा धर्म है। कोई भी भगवान ने स्टैम्प पेपर लिख के नहीं दिया था हमें कि ये हमारा धर्म है, कि वो हमारा धर्म है। हर एक धर्म में हर एक के धर्म की जो है प्रथा, उसमें कभी भी कुछ गलत नहीं सिखाया गया है। गलत करने वाले ह्यूमन बींग्स होते हैं, अपनी मेंटालिटी होती है, अपनी थिंकिंग होती है, राइट। हम बोलते हैं ना, अगर इफ़ यू थिंक पॉजिटिव देन इट विल हैपन पॉजिटिव विथ यू, पर अगर आप किसी के बारे में गलत सोचोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। तो थॉट्स जो है वो ज़्यादा मेंटेन करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा धर्म, ये इसका धर्म, ये उसका धर्म। एक ही धर्म है, हमने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स कर लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे कर दिए हैं। गॉड इज़ ओनली वन, गॉड ने कोई धर्म नहीं पाल के रखे थे, हमने उनमें क्या कर दिया, डिविजन्स कर लिए। तो उनको ऐसे लगने लगा कि उनका जो धर्म है वो कम होने लगा है, तो उन्होंने उनके बारे में पढ़ाने लगे, राइट। Many Muslims started acquiring English education due to the impact of the Wahhabi movement and growing influence of Western culture. वो जानबूझ के ऐसे इन्फ्लुएंस करते थे वेस्टर्न कल्चर को, जैसे कि कहीं ना कहीं अगर उनको अ, इस्लाम धर्म जो है वो कम पड़ता जाए तो दूसरा जो धर्म है, देखो मैं आपको बोल ही रही हूँ ना, तो उनके बारे में वो इन्फ्लुएंस करते थे वेस्टर्न कल्चर को, इंग्लिश एजुकेशन एक्वायरिंग कर डाली। बट द थिंग इज़ दैट कि कोई भी धर्म गलत है ही नहीं, एवरीथिंग इज इक्वल ओनली, वी आर द पर्सन हु आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। Then, after a large number of Muslims remained despite English education, social awareness reforms, and that is why the education of Muslim and the subsequent rise in the middle class was not satisfactory. और इस हिसाब से क्या होने लगा, जो मिडिल क्लास पर्सनस हैं उनको भी ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी। कोई चीज़ करो पर उस हिसाब से करो ताकि दूसरे लोगों को भी उसमें बेनिफिशियल हो, ऐसे। अदरवाइज वो कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, खुद के ही क्या कहते हैं कि भाई अपने ही सेल्फिशनेस के लिए कोई चीज़ करेंगे तो वो कोई मायने नहीं रखती है, राइट। देन आफ्टर अगर हम बात करें ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, he was serving the East India Company and the employee was remained loyal to the company. कौन, सर सैयद अहमद खां। उन्होंने पूरी ज़िंदगी ब्रिटिशर्स के यहाँ एज अ काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी में और बहुत ही लॉयल रहे। एंड देन आफ्टर वो रिटायरमेंट हो उनका हुआ 1869 में। देन ही वेंट टू इंग्लैंड, द इन्फ्लुएंस बाय द लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट। He advocated the idea of acquiring the English education as a mean to reform a Muslim community of its orthodox attitude and backwardness.
फिर उन्होंने मैगज़ीन स्टार्ट करवा डाली 1870 में। देन आफ्टर उन्होंने क्या किया, इस्टाब्लिश किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो भी इस्टाब्लिश की, और उसमें भी उन्होंने जो नॉलेज होती है वो ज्ञान की नॉलेज देने लगे। ही ट्रांसलेट द बुक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस इन उर्दू लैंग्वेज। जितना मतलब उन्होंने इंग्लिश का एडुकेशन का जो वेस्टर्न कल्चर में अपना लिया था ना, उन्होंने वही बुक्स क्या कर डाली थी, उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर डाली थी, और लोगों को यही सिखाते थे जो अपना धर्म है वो हमें फॉलो करना चाहिए। कंपलसरी नहीं है वेस्टर्न कल्चर अपना लो, अगर वेस्टर्न कल्चर भी अपना लो पर उसमें भी हमें काइंडनेस होनी चाहिए, हमें प्योरिटी होनी चाहिए लाइफ में, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और उन्होंने भी यही किया। किसने, सर सैयद अहमद खान ने, कि बुरखा सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, विडोरी मैरिज है, वो सब नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस एंड मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में सिख कम्युनिटी, पारसी एंड ज्योतिबा फुले, छकर बापा, ये 4 टॉपिक कल हम कंप्लीट कर डालेंगे। एंड टुमारो वी विल कंप्लीट अवर दिस chapter also. Okay, so till that, stay home, stay safe, and thank you. And if you have any doubt and query, you can call me and message me. Okay, thank you.